जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का, और ये है लिंकेज वन। लिंकेज के दो चैप्टर आप पढ़ेंगे, लिंकेज वन एंड लिंकेज टू। और इसमें जो सिलेबस हम कवर करने की कोशिश करेंगे वो बेसिक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मैपिंग है, द डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, रिकॉम्बिनेशंस, लिंकेज सिंबलिज्म, लिंकेज ऑफ जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम and linkage maps, 3-point test cross, interference, linkage mapping by recombination in humans। ये हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है। ये सारी टर्म्स जब हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ इसके बारे में फेमिलियर हो चुके होंगे, और जैसे जैसे आप इसको रीडिंग्स देते जाएंगे, जैसे जैसे चीज़ें जो हैं वो आप देखते जाएंगे तो जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। जो लिंकेज का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया उसकी रीज़न ये थी कि हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था मेंडल का, जिसको प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते थे। और ये प्रिंसिपल जो है ये बड़ा ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, और ग्रेगर मेंडल के जो तीन बड़े लॉज हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। उनमें प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वेल एक्सप्लेन था, और इसमें हमने देखा था कि अगर हम दो ट्रेट्स जो हैं उनके जीन्स को क्रॉस करें एक दूसरे के साथ, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते थे, तो दोनों करैक्टरिस्टिक जो हैं वो उनके अलील्स इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करते हैं। जो इसकी एग्ज़ाम्पल हमने ली थी वो हमने ली थी येलो कलर सीड का था, और उसकी शेप जो थी राउंड थी। और दूसरा करैक्टर जो हमने लिया था वो रिंकल्ड शेप का था, और उसका कलर जो था वो ग्रीन था। तो स्टूडेंट हमने जो दो करैक्टरिस्टिक लिए थे, एक कलर ऑफ द शेप था और एक थी उसका शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द सीड। तो ये दो हमारे पास बेसिक टर्म्स करैक्टरिस्टिक थे। अब दोनों करैक्टरिस्टिक में जिसको हम इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कहते हैं वो ये है कि जो राउंड और येलो प्लांट हमने लिए थे जिनके सीड राउंड थे और कलर येलो था, उनको क्रॉस करवाया हमने, जिनका कलर ग्रीन था और शेप रिंकल थी। तो हम आम ख्याल ये था कि जो राउंड शेप के सीड होंगे वो येलो होंगे और जो रिंकल्ड होंगे वो ग्रीन होंगे। रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर आपस में लिंक्ड हैं, राउंड शेप और येलो कलर आपस में लिंक्ड हैं। ये जीन, ये ख्याल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा था नहीं। जब हमने क्रॉस करवाया रिंकल्ड ग्रीन को राउंड येलो के साथ, तो जो F1 सारी की सारी थी वो सारी की सारी हमारे पास राउंड येलो आई। तो जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो राउंड है दैट इज़ डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, और जो येलो है दैट इज़ डोमिनेंट ओवर ग्रीन। अब जब F1 इंटू F1 करवाया हमने क्रॉस, ये सारे क्रॉस आप पढ़ चुके हैं, और पीछे आप देख भी लीजिए, आप जो पिछला आपका लेक्चर हमने इनहेरिटेंस पैटर्न पे देखे थे, उसमें ड्रोसोफिला की भी हमने एग्जांपल ली थी और पी प्लांट को भी हमने डिस्कस किया था। तो उसको आप देख लीजिए, और उसमें हमारे पास जो रेशो आई वो बड़ी शानदार थी। उसमें 9:3:3:1 की रेशो थी, जिसमें 9 जो थे वो प्योरली जिसको आप कह लें कि येलो और राउंड थे, और उसमें 3 उसमें जो थे वो राउंड थे लेकिन ग्रीन थे। 3 ऐसे थे जो रिंकल थे लेकिन येलो थे, और सिर्फ एक ऐसा था जो रिंकल ग्रीन था। एक से मुराद 1:9:3:3:1।
तो बहुत सारे क्रॉस करवाए थे, ज़ाहिर है वो थाउजेंड्स में प्लांट्स को क्रॉस करवाया था ग्रेकर मेंडल में, और रेशो हमारे पास आई थी वो 933:1 की आई थी। अब जब कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक को साइंटिस्टों ने क्रॉस करवाया तो पता चला कि ये रेशो आ नहीं रही और रेशो किसी और तरीके से शो हो रही है। हमारे पास जो इनिशियल ये पेरेंट स्टॉक है उसके इंडिविजुअल ज़्यादा आ रहे हैं और जो हमारे पास रिकॉम्बिनेशंस हैं वो नेग्लिजिबल हैं, ना होने के बराबर हैं। 933:1 की रेशो को वो फॉलो ही नहीं कर रही। तो नतीजा ये है कि उन करैक्टरिस्टिक के बारे में साइंटिस्टों का ख्याल था कि ये जीन जो हैं जो हम कंसिडर कर रहे हैं ये लिंक्ड हैं। सपोज़ अगर हम इन्हीं जीन्स को कहते हैं कि अगर लिंक्ड है तो जो येलो है वो इट इज़ लिंक्ड विद द राउंड एंड रिंकल लिंक्ड विद द ग्रीन। तो अब पता ये चला जब क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट आया या किसी हद तक ख्याल किया गया, ज़ाहिर है जिस वक्त का ये काम है तो उस वक्त क्रोमोसोम के बारे में डीएनए के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तो फैक्टर्स कहा जाता था और एलील्स कहा जाता है, ये तभी की टर्म्स हैं, ट्रेट्स कहा जाता था। तो ये उन्होंने ये पता ये चला कि ये ट्रेट्स जो हैं ये लिंक्ड हैं। उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये लिंक्ड हैं दोनों, तो इस वजह से हमारी रेशो जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। जो जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर नॉट लिंक्ड, दिस अलाउज इसको जीन्स दैट आर इनहेरिटेड टुगेदर आर सेड टू बी लिंक्ड। ठीक है जी, जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर नॉट लिंक्ड, दिस अलाउज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन डाईहाइब्रिड क्रॉस 933 रेशियो। ये हमने डिस्कस कर लिया। जीन्स दैट आर लोकेटेड वेरी क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम मे शो कंप्लीट लिंकेज। वहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन है 3-3, ठीक है ना, ये रिकॉम्बिनेशन जो ये भी हमने स्टार्ट किया था राउंड येलो से किया था, तो राउंड येलो है, ये रिंकल ग्रीन से किया था रिंकल, ये जो दो हैं 3-3 ये रिकॉम्बिनेशन हैं, ये राउंड एंड ग्रीन है और ये रिंकल एंड येलो है। ठीक है, तो ये नहीं है बिल्कुल भी जो रिकॉम्बिनेशंस ना होने के बराबर हैं। दे मे बी सो क्लोज टू ईच अदर दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस। ड्यूरिंग जो दूर दूर जीन हों अगर लिंक्ड भी हैं लेकिन उनका फासला अगर क्रोमोसोम पे ज़्यादा है तो फिर भी हमारे पास रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर होती है बहुत आसानी के साथ और बाज़ का एक से ज़्यादा कैज़मेटा बन जाते हैं और जीन जो हैं वो आसानी से क्रॉस हो जाते हैं। अगर बहुत करीब हैं तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस नहीं होते और वो जीन जो हैं वो एक साथ ही अगली जनरेशन के अंदर, ये गैमीट्स के अंदर जाते हैं। Genes located far apart on the same chromosome typically show incomplete or the partial linkage because they are easily separated by recombination. Genes located far apart on the same chromosome typically show incomplete or the partial linkage because they are easily separated by recombination. जो ज़्यादा फासले पे होंगे, अब यहाँ ये इस तस्वीर को आप देख लीजिए, A और B जो हैं ये खासे फासले पे हैं और C और B और C का फासला बहुत कम है। ठीक है, इसी तरीके से D जो है ये इट्स फार अपार्ट फ्रॉम E एंड E और F जो है वो बिल्कुल करीब है। सो A B C लिंक्ड जीन्स और A एंड D अनलिंक्ड जीन है। ये A और क्रोमोसोम पे पाया जाता है, D और क्रोमोसोम पे पाया जाता है। A और F भी अनलिंक्ड है, A और E भी अनलिंक्ड है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि A और B A के ऊपर ही हैं। ठीक है, ये जो फासला है A और B का ज़्यादा है, B और C का कम है। सो A और B की क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू B और C की। ये समझ रहे हैं ना आप, यही डिफरेंस है। और A करैक्टरिस्टिक और B जीन में इनमें ज़्यादा फासला है, लिहाजा इनकी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कैपिटल है, कैपिटल बी है और यह स्मॉल है, स्मॉल बी है, तो ये जब क्रॉस करेंगे तो इसमें ज़्यादा चांस हैं कि जो जीन्स हैं वो शफल कर जाएंगे। ठीक है, genetic linkage is the tendency of alleles that are located close together on the chromosome to be inherited together during meiosis, and gene whose loci are nearer to each other are less likely to be separated, ये भी हमने बात कर ली है, to a different chromatid during chromosomal crossing over and are therefore said to be genetically linked.
In other words, the nearer two genes are on a chromosome, the lower is the chance of occurring between them the crossing over. जितने nearer होंगे genes उतने उनके chances crossing over के कम होंगे. The discovery of linkage, थोड़ी सी history है. William Bateson and Reginald Punnett completed a study in 1905 that determined the movement of the alleles found on the same chromosome. The study used sweet peas, particularly flower color and pollen shape. They followed the inheritance pattern. इस students ये जो 1905 है, 20वीं सदी का शुरू है, तो ये इस वक्त यूरोप के अंदर आमतौर पे फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था. केमिस्ट्री के अंदर 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा हो चुका था. और जो बायोलॉजी है वो एज ए फैसिनेशन काम किया जाता था, क्योंकि लाइफ के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस हो रही थी कि किस तरह से ये काम करती है. और यूरोप जो एस्टेब्लिश रिलीजियस थॉट थे उनसे बाहर निकल गया था और उन्होंने बियॉन्ड दैट सोचना शुरू कर दिया था. नतीजा ये था कि वो बहुत सारी ऐसी बातें भी सोचते थे और ऐसी बातों को भी स्टडी करने की कोशिश करते थे जो नॉर्मली ऑड समझी जाती थी. तो उस वक्त करैक्टरिस्टिक को समझना और किस तरह से इनहेरिट होते हैं और उनको मॉडिफाई कैसे किया जाता है और नेचर किस तरह से करती है, ये सारी स्टडीज़ उस वक्त चल रही थी. और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त भी, ये आज भी हम खैर वहीं बैठे, तो हमारे यहाँ उस वक्त बहुत ट्रमाइल की सूरत है. पॉलिटिकली हम बहुत ट्रमाइल में थे. इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बन गई थी और साथ में अंग्रेज़ की ग्रिप जो है वो काफ़ी मजबूत हो गई थी और हमारे लोग जो थे वो अजीबोगरीब किस्म की परेशानी में मुब्तला थे. और उसमें जो एजुकेशन है वो तो प्रायोरिटी रही नहीं थी और उस वक्त हमारे अदारे जो हैं वो डेवलप ही नहीं हो सके. तो हम, और जानबूझ के भी ज़ाहिर है हमें, एक तो हमें शौक़ ही नहीं है ऐसे काम करने का. दूसरा ये था कि जो हुक्मरान थे उस वक्त, जो अंग्रेज़ जिनके कब्ज़े में सब कुछ था, वो भी यही चाहते थे कि हम जो हैं वो किसी हद तक इस तरफ ना ही आएँ. और हमारे यहाँ कुछ और तरह की चीज़ें उभारी गई और विद ए प्लान, और हमने उसको एक्सेप्ट भी किया, जिसमें अभी तक हम लगे हुए हैं. यू नो एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग हियर अराउंड अस. सो खैर ये देखें, साइंस एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो एक साथ चलता है. जब कौमें तरक्की करती हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, आपका जो थिंकिंग होती है लीडरशिप की, और आपके जो लोग दोज हु आर रनिंग द शो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. द स्टडी यूज्ड स्वीट पी, particularly flower color and pollen shape, and they followed the inheritance pattern. उसमें उन्होंने ये विलियम बेटसन और रीजनल पुनेट ने पी प्लांट को यूज़ किया और अब देखिए जो उन्होंने करेक्टरिस्टिक लिया. दी फ्लावर कलर पर्पल इज़ डोमिनेंट ओवर रेड and for pollen shape long is dominant over round. pollen की जो शेप थी वो राउंड थी pollen grain की, और फ्लावर का कलर जो था वो पर्पल था. ठीक है. A cross was performed using true breeding purple long and red round. ठीक है. जो डोमिनेंट था वो पर्पल लॉन्ग था, जिसके pollen grain स्लाइटली लॉन्गर थे और फ्लावर का कलर पर्पल था. जो रिसेसिव थे वो रेड कलर के फ्लावर थे और उनका जो पोलन ग्रेन था वो राउंड था. सो उनको उन्होंने क्रॉस कराया. तो F1 जनरेशन सारी की सारी कैसी आनी चाहिए आपके ख्याल में? पर्पल एंड लॉन्ग, क्योंकि पर्पल डोमिनेंट है और लॉन्ग डोमिनेंट है, तो हेट्रोजाइगस है, बट इट इज़ टोटली. आगे हम इसको यहाँ आ जाते हैं ताकि आप उसको बेहतर तरीके से देख सकें. सो पेयर ब्रीड क्या थे? पर्पल और लॉन्ग, और जो पेयर ब्रीड रिसेसिव थे वो थे रेड और राउंड. कैपिटल P कैपिटल L इंटू स्मॉल p इंटू स्मॉल l.
जो F1 थी वो सारी की सारी कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l हेट्रोजाइगस था। ज़ाहिर है इसको जब इससे क्रॉस कराया तो हेट्रोजाइगस जो हमारे पास गैमीट बने थे कैपिटल P कैपिटल L स्मॉल p स्मॉल l, और जब ये क्रॉस हुए तो हमारे पास F1 आ गई। ये क्रॉस आप बना चुके हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से अगर नहीं है तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब F1 के अंदर जो फ्लावर्स आए वो पर्पल फ्लावर्स और लॉन्ग पोलन के थे, और पर्पल फ्लावर्स और लॉन्ग पोलन ये हमने F1 और F1 को जब क्रॉस किया हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और इसमें ये कैपिटल P और स्मॉल p कैपिटल L और कैपिटल P स्मॉल l ये गैमीट बने थे, और इनको हमने जब क्रॉस करवाया F1 इंटू F1 तो हमारे पास जो रेशो आई है वो अजीबोगरीब किस्म की है। उसमें 15.6% जो हैं वो पेरेंट टाइप थे, नॉट परसेंट, रेशो 15.6 रेशो जो है वो हमारे पास पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पोलन, 1 पर्पल फ्लावर एंड राउंड पोलन, ठीक है। रेड फ्लावर 1.4, रेड फ्लावर राउंड पोलन 4.5। अब ये देखिए रेड और राउंड बहुत थोड़े हैं लेकिन किसी हद तक ज़्यादा हैं। ये रिसेसिव हमारे पास ग्रुप है प्योर ब्रीड का, रिकॉम्बिनेशन ना होने के बराबर, और जो डोमिनेंट है पर्पल एंड लॉन्ग पोलन ये मैक्सिमम है। सो नतीजा ये निकाला कि जो पर्पल और लॉन्ग के जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट नहीं करते बल्कि एक पोलन एक पूरा का पूरा ग्रुप एक तरफ चला जाता है। अगर आपको मियासिस याद हो तो आपको पता है कि ड्यूरिंग एनाफेज 1 क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब अगर एक जीन एक क्रोमोसोम पे है दूसरा दूसरे पे है तो वो तो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करेंगे, अलग-अलग हो जाएंगे, 2 गैमीट के अंदर चले जाएंगे। और अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों करैक्टरिस्टिक हैं, पर्पल फ्लावर कलर का भी और लॉन्ग पोलन ग्रेन का भी, तो वो ज़ाहिर एक तरफ ही जाएंगे। और जब गैमीट एक ही तरह के बनेंगे तो हमारे पास पेरेंट कॉम्बिनेशन ज़्यादा आ जाएंगी। अच्छा, मेंडल की खुशकिस्मती ये थी कि मेंडल ने जितने भी करैक्टरिस्टिक लिए वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थे, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हुए और उसने हमें प्रिंसिपल दे दिया 933:1 का। अगर एक भी उसका क्रॉस ऐसा होता जिसमें करैक्टरिस्टिक जो हैं वो लिंक्ड होते तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता और आज शायद हमारे पास उसके प्रिंसिपल भी ना होते। लेकिन जब आप सिंसियरली काम कर रहे होते तो नेचर आपको हेल्प आउट कर रही होती है। तो ग्रेगर मेंडल को यही जो है एज था कि उसे नहीं पता था क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं। ये बार बार मैं कहता हूँ, वो एक मेडिटेशनली काम कर रहा था, इमेजिनरी चीज़ों पे काम कर रहा था। बट आपको पता है कि इमेजिनेशन ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए तो उसमें बहुत सारी रियलिटी आ जाती है। लिंकेज होती क्यों? लिंकेज रेफर टू ए पैकेजिंग जीन इनटू द क्रोमोसोम, द सेम क्रोमोसोम एंड देयरफॉर लिंकेज आर फॉर ऑर्गेनाइजिंग जीन्स फॉर देयर सेफ कोऑर्डिनेटेड ट्रांसमिशन फ्रॉम सेल टू सेल, ताकि वो प्रॉपरली दूसरे सेल तक जा सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आज यहीं तक रखेंगे। टाइप्स ऑफ लिंकेज जो है उसको हम आगे लेके जाएंगे ताकि आप इतना समझ लें और उसके बाद हम चलते जाएंगे इंशाअल्लाह।